नमस्कार दोस्तों, चुनित एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं नितेश आनंद। आज का विषय है वैदिक सभ्यता। इसे हमने लिया है प्राचीन भारत के इतिहास से। आइए जानते हैं आर्यों के इतिहास के बारे में। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ऐसा माना जाता है आर्य सबसे पहले पंजाब और पाकिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जा सकता है। ऋग्वैदिक काल, जिसकी अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, और उत्तर वैदिक काल, जिसकी अवधि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इससे पहले के अवधि के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था, जब सिंधु सभ्यता थी, और सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों के द्वारा प्रयोग की गई भाषा संस्कृत थी। आइए देखते हैं आर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। आर्यों के प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा जा सकता है: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। कुल या परिवार सबसे छोटी इकाई होती थी। बहुत सारे परिवारों से मिलकर एक ग्राम बनता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, और इसी तरह कई ग्राम मिलकर एक विश कहलाते थे। विश के प्रधान को विशपति कहा जाता था। इसी प्रकार कई विश मिलकर एक जन बनते थे और कई जन मिलकर एक राष्ट्र। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य के अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख हुआ करते थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी, इन अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित लगभग 12 हुआ करती थी। दुर्गपति, यानी जो किले का मुख्य संरक्षक होता था, उसे पुरप कहा जाता था, और जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को स्पस कहा जाता था। गोचर भूमि यानी चारागाह, जिसमें गायें चरती थी, इसका अधिकारी वाजपति होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। राजा को सलाह देने के लिए 2 संस्थाएं थी, सभा और समिति। श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संख्या सभा कहलाती थी, जबकि सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व समिति द्वारा किया जाता था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। किसी युद्ध में पूरे कबीले का नेतृत्व का कार्य राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग भी किया जाता था, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख किया गया है। यह युद्ध पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। आइए जानते हैं ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। अगर आज के परिप्रेक्ष्य से तुलना की जाए तो क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या अंतर था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज भी हम इनके बारे में सुनते हैं और देखते हैं अपने आसपास। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। जिसका जैसा व्यवसाय था, उसके आधार पर उसका वर्ण निर्धारित हो जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें इन 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघा से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृप्रधान या पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार का मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। इस काल में स्त्रियां पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन बिल्कुल नहीं था, जो कि आज के समाज में हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है। विधवा विवाह की बात की जाए तो उस काल में विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। इनमें से कुछ हैं लोपामुद्रा, घोषा इत्यादि। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते थे: वास, अधिवास, उष्णीय। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधनों में संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्यूत क्रीड़ा शामिल थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। अगर हम इसको आज के परिप्रेक्ष्य में तुलना करें
तो बिल्कुल एक ग्रामीण जीवन में जैसे लोग पशुपालन और कृषि पे आधारित होते हैं, उसी प्रकार आर्यों का समाज था। गाय को पूजनीय माना जाता था। इसकी हत्या करने वाले या घायल करने वाले के लिए मृत्युदंड या देश निकाले की व्यवस्था थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और इनके सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। लोहा धातु की खोज आर्यों द्वारा की गई, जिसे श्याम अयस भी कहा जाता था। तांबा को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली प्रचलित थी। उस समय रुपये पैसों का कुछ अस्तित्व नहीं था। एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता था। कोई दूध देता था तो उसके बदले उसे अनाज देते थे। इस तरह की प्रणाली उस समय प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्निदेव की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में वर्णन किए गए सभी नदियों में से सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। आइए अब जानते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल के बाद शुरू होता है उत्तर वैदिक काल, और इस काल में क्या क्या परिवर्तन आए उनके बारे में जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे अधिक प्रिय देवता हो गए। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता इंद्र हुआ करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये प्रजापति हो गए। इस काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। यह एक परंपरा बन गई थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थोड़ी बदल गई थी। इस काल में व्यवसाय के बदले जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि व्यवसाय के आधार पर लोगों का वर्ण निर्धारित होता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में यह व्यवसाय के आधार पर नहीं होकर जन्म के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। इस काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास वजन, आकृति या मूल्य के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार 25 मूल तत्व हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है। इसका जिक्र ऋग्वेद में है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाभारत और रामायण दो महाकाव्य हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो हम देख सकते हैं जो आज के समय की वर्ण व्यवस्था है, गोत्र है, जाति है, इन सब का जन्म या शुरुआत कहें तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है, जिससे कि जन्म से निर्धारित होने लगा कि ये इस जात का है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में जिसका जो व्यवसाय होता था उसके आधार पर उसका वर्ण निर्धारित होता था। यहाँ पर दर्शन और उनके प्रवर्तक, इनकी सूची दी गई है। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक थे। योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, ये हमने अभी अभी देखा। न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायन, वैशेषिक कणाद या उलूक। यहाँ पे कुछ नामों की सूची दी गई है। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। इनमें कुछ नदियों के नाम हैं, कुछ जगहों के नाम हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता था, चेनाब का आस्किनी, रावी का पुरुषनी, सतलज का सतुद्री, व्यास का विपासा, गंडक का पुराना नाम सदानीरा, घग्गर का द्रिसदती इत्यादि। इस सूची में हम देख सकते हैं देवता का नाम है और इससे किसका संबंध था इस देवता का, उसके बारे में दिया गया है। इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। वरुण
पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। कह सकते हैं पृथ्वी और सूर्य से संबंधित सारी चीज़ें वरुण देवता के हाथ में था। द्यो आकाश का देवता, इसे सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। सोम को वनस्पति देवता कहा जाता था। हमने देखा था सोमरस इसी से आता है। सोम मतलब वनस्पति का देवता। सोमरस वनस्पति से बनाया जाता था। यह आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। इसी प्रकार और भी दिए गए हैं। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता। पूषण पशुओं का देवता। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के विषय से संबंधित क्विज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।